सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोग पहुँचे हैं जो वैदिक संस्कृत हमने पढ़ी थी। भारतीय आर्य भाषाएं हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हमने समाप्त करके मध्यकालीन आर्य भाषा में हम पाली को पढ़ रहे थे। और पाली के बारे में एक वीडियो पहले हो चुकी है और आज हम पाली किस तरह से किस आचार्य के द्वारा पाली किस तरह से आई है ये व्यक्त करा गया है। तो आज हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाली जो है आचार्य विधुशेखर का नाम आता है। आचार्य विधुशेखर जो हैं पंक्ति, पत्ती, पट्ठी, पल्ली और पाली, इससे इसका निकला हुआ मानते हैं। मैक्स वालेसर आते हैं, ये कहते हैं पाटलिपुत्र और पाली है। भिक्षु जगदीश कश्यप का है पर्याय, पलियाय, पालियाय और पाली। और भंडारकर वो वाकर नागल माने हैं प्राकृत, पाकट, पाअड, पाउल और पाली। फिर इसके बाद भिक्षु सिद्धार्थ हैं, ये पाठ है और देखिए इनके उसमें वो ड़ आया है जो लुप्त हो चुका था। तो ये पाड़, पाड़ी और पाली, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए हमने ये ड़ और आजकल 53वें व्यंजन के रूप में हमको मिल रहा है, ये किस में आया है? तो ये भिक्षु के उसमें आया है, सिद्धार्थ के उसमें। तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्योंकि एक ही वर्ड जो ड़ वाला है ये भिक्षु के उसमें आ रहा है। तो भिक्षु ने जो पाली का बताया कि पाली किस तरह से आए, उसमें वो लुप्त वाला ड़ जो बीच में लुप्त हो गया था फिर अभी 53वें व्यंजन के रूप में लाया गया है। तो ये वाला व्यंजन किसने पाली के उसमें प्रयोग किया था? तो भिक्षु सिद्धार्थ ने किया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब है पाल और पाली, तो इसे माने है पाल पाली और अंत कौसाम्बी का है। इसके बाद उदय नारायण तिवारी मानते हैं पाणी, ली और पाली, पाणी, ली और पाली। ये इतना कठिन लगता है कि कैसे ये ध्यान रहेगा कि विधुशेखर ने क्या दिया था, वालेसर ने क्या दिया है, जगदीश कश्यप ने क्या दिया है, भंडारकर ने क्या दिया है, भिक्षु सिद्धार्थ क्या दिए हैं। तो एक ऐसा यूनिक शब्द हमको पकड़ना पड़ेगा जिससे अगर परीक्षा में हमको मान लिया ये पंक्तियाँ दे दे, खाली पंक्तियाँ दे दे और पूछे कि पाटलिपुत्र या पाडली किसने माना है ना, ऐसे ही तो पूछा गया था। अभी शायद इस बार भी कहीं प्रश्न बना हुआ है कि जिसमें पंक्ति, पंक्ति, पत्ती, पट्ठी, पल्ली, पाली किसकी है, इस तरह से पूछा गया था। तो विधुशेखर शास्त्री की थी वो। तो आपको ये जो गोला लगाया है यहाँ से 4 दे देंगे और इनमें से पूछेंगे कि ये किसने दिया है ना, या खाली एक लाइन उठा के देंगे कि ये किसने दिया है, या पाटलिपुत्र और पाली किसकी है, या पर्याय, पालियाय, पालियाय ये किसकी है। तो इसको समझने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, एक वर्ड कोड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये पट्ठी पकड़ लिया तो सीधे सीधे पट्ठी को देखिए, एक बार पूरा पूछे कि विधुशेखर ने क्या दिया, तब तो हमको क्रम याद करना पड़ेगा कि इसके बाद ये वर्ड रखा था उन्होंने, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर पूछे कि पट्ठी वाले कौन थे, हम कह रहे हैं ना एक एक शब्द कॉमन कर लीजिए, इसमें पाटलिपुत्र कॉमन कर लीजिए, इसमें पर्याय कॉमन कर लीजिए, पर्यायवाची क्या पढ़ते हैं ना, तो पर्यायवाची हो को कॉमन कर दीजिए। यहाँ पर प्राकृत आया है, प्राकृत कर देते हैं। यहाँ पे पाठ पढ़ा था करके पाठ कॉमन कर दीजिए। और यहाँ पे पाल हलंत में आया है, इसको करिए। और यहाँ पे णी आया है, णी को। तो हमने ये जो वर्ड पकड़ लिए ये की वर्ड हो गए इसके, ठीक है। अब पट्ठी कहने वाले कौन है? पट्ठी विधु ने पकड़ा था। पट्ठी कहते हैं ना जिसमें लिखते हैं, तो पट्ठी कहते हैं। आप बचपन में आपने शाही और पट्ठा लेके पढ़ा होगा, तो उसको आप पट्ठी कर लीजिए। तो पट्ठी में क्या लिखा था? सबसे पहले विधु का नाम लिखा था। विधु ईश्वर को कहा जाता है, ऐसे याद करिए। तो विधुशेखर आचार्य विधुशेखर हो गए। तो पट्ठी में सबसे पहले किसका नाम लिखना है? विधु का, है ना। तो पट्ठी आपको याद होगी, एक सफ़ेद रंग का वो बनाते थे खड़िया टाइप का, और एक पट्ठी हाथ में दे देते थे और पट्ठी में आ ई लिखने के लिए देते थे। तो आपको सबसे पहले पट्ठी में क्या लिखना है? विधु का नाम लिखना है, विधुशेखर, ठीक है। विधु मतलब चंद्रमा और शेखर सिर पर है जिसके। तो ऐसे कैसे भी करके इसको याद रखें, विधु शब्द याद रखेंगे। पट्ठी में हमको सबसे पहले विधु का नाम लिखना है, ठीक। अब इसके बाद पाटली आ गया। इसके बाद जैसे पाटलिपुत्र आप देख रहे हो, तो पुत्र क्या है? पुत्र, जैसे पुत्र आया है ना इसमें, इस पुत्र को देख करके आप दिमाग में लगे, जैसे पाटलिपुत्र है, पुत्र आ रहा है, तो पुत्र वॉल में लिखता है। कहाँ पे लिखता है? वॉल में। वॉल क्या होती है? दीवार होती है ना। हम कहते हैं कि अब बच्चे अक्सर देखते हो दीवारों को काला लाल पीला कर देते हैं। तो वॉल, पाटलिपुत्र आया है तो पुत्र वॉल में लिखता है, वॉल से वालेसर का हो गया, ठीक है। अब आया है पर्याय।
अब पर्याय आपने पर्यायवाची पढ़े हैं, तो इस पर्यायवाची से आपको दिमाग में रखना है कि हम जगदीश के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो आपने पर्याय शब्द को किसका पर्याय पढ़ना था आपको, तो हमको किसका पर्याय पढ़ना है, जगदीश का। तो जगदीश के पर्यायवाची आने चाहिए आपको। जहाँ पे पर्याय दिख गया तो पर्याय किसके पढ़े थे आपने, जगदीश के पढ़े थे, है ना। तो पर्यायवाची किसके पढ़ने हैं, जगदीश के। तो एक पर्याय से हमने जगदीश के साथ कोरिलेट कर दिया। अब आया प्राकृत। प्राकृत के क्या थे, प्राकृत के भंडार भरे थे वाकर में जाके नागल ने, है ना। प्राकृत के भंडार कहते हैं ना, प्राकृत में भंडार भरा हुआ है। तो प्राकृत में भंडार भरा था, भंडार किसने भरे। अब पूछे प्राकृत में भंडार कौन भरे थे, तो उत्तर आ रहा है वाकर में जाके नागल ने भरे थे। वाकर एक चीज़ होती है ना जो बच्चों के घूमने वाली चीज़ होती है, ऐसे ही वाकर में जाकर के नागल ने भरे थे। तो प्राकृत में भंडार कौन भरे थे, प्राकृत का भंडार किसने भरा था, तो प्राकृत का भंडार वाकर में जाके नागल ने भरा था। अब ऐसे देखिए, प्राकृत का भंडार भरा है, जोड़ना पड़ेगा भंडार को। तो प्राकृत का भंडार भरा, किसका भरा था भंडार, वाकर में जाके नागल ने भरा था। तो दो लोग आ गए प्राकृत से, एक भंडारकर और एक वाकर नागल। तो वाकर में जाके भंडार भरे थे, याद रखना, ठीक है। किसके भंडार भरे थे, तो प्राकृत के भंडार भरे थे। अब आ रहा है पाठ। पाठ कोई भिक्षु पढ़ेगा, भिक्षु सिद्धार्थ पढ़ेंगे पाठ, ठीक है। जहाँ पाठ पढ़ने वाली बात आएगी तो कोई भिक्षु पढ़ता है। भिक्षु किसको कहते हैं, हम सन्यासी वगैरह को। तो पाठ पढ़ने की शक्ति किसके अंदर होगी, भिक्षु के अंदर होगी। तो भिक्षु सिद्धार्थ हो जाएंगे, ठीक है। अब आ रहा है पाल। पालने वाला, जैसे हम पाल कैसा है, ये सिंपल सा पाल लिखा है ना इसमें, तो इससे आप याद करिए हलंत में है पाल। तो पालने वाला कौन है, पाली को पालने वाला कौन है, कौशाम्बी है। कौशाम्बी पाली के जस्ट आसपास का क्षेत्र है। आप अगर देखते हैं कौशाम्बी एक जगह भी पड़ती है, तो जहाँ पे बुद्ध वचन दिए थे या बुद्ध ने कुछ उपदेश दिए थे, तो कौशाम्बी भी एक जगह पड़ती है उनके वहाँ पे। तो ये पालने वाली भी कौन होगी, कौशाम्बी होगी। कौशाम्बी यहाँ पे व्यक्ति का नाम आया है, ठीक है। तो कौशाम्बी लगभग पाली के आसपास का ही क्षेत्र है। तो ये पालने वाला जैसे पिता होता है, तो ऐसे ही पाली को पालने वाला, ये पाल शब्द आया है हलंत में। तो पालने वाला कौन था, कौशाम्बी था, ठीक है। अब बच रहा है ऋणी। ये ऋणी शब्द बच रहा है ना, ऋणी। तो ऋणी आपके नारायण में भी आपको दिख रहा है, देखिए, है ना। नारायण में आपको यहाँ पे ण दिख रहा है, इसी ण में, और उसके बाद नारायण, नारायण, ठीक है। आपको नारायण दिख रहा है ण, तो इस ऋण में आपको लास्ट में ये करके ऋणी भी दिख रहा है ना। तो आपने इसी ऋणी से पकड़ा है, तो नारायण कह रहे हैं तो आगे उदय लगा दीजिए। तो ऋणी वाला किसका हो जाएगा, उदय नारायण का हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कीवर्ड से पकड़ लीजिए। अब सिंपली आपसे अगर वहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि देखिए, अब मैं उनको सारा आप किनारे छोड़े, मेरा लिखा हुआ केवल देखिएगा, ठीक है। जो मैं लिख रही हूँ केवल उसको ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा था आपसे, ये पट्टी है। पट्टी में हम क्या करते थे, सबसे पहले विदु का नाम लिखते हैं, तो विदुशेखर शास्त्री हो गया। अब मैं कहूँ पाटलिपुत्र, मैंने क्या कहा, पाटलिपुत्र, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपसे, पुत्र कहाँ लिखता है, वॉल में लिखता है। ये हो गई वॉलेसर की, है ना, वॉल से वॉलेसर की हो गई। अब इसके बाद मैंने क्या कहा आपको, सीधे सीधे मैंने कहा पर्याय। मैंने आपके किसको पर्याय पढ़ने के कहा था, जगदीश के, है ना। तो जगदीश के पर्याय हो गए। अब मैंने क्या कहा आपसे, प्राकृत। अब क्या शब्द दे रही हूँ, प्राकृत दे रही हूँ। मैंने क्या कहा, प्राकृत के भंडार भरे हैं, भंडार भरे हैं। किसने भंडार भरे हैं इसके, वाकर में जाके नागल ने, वाकर में जाके नागल ने भरे थे। तो भंडारकर के साथ कॉमा लगा दीजिए, और भंडार से भंडारकर और वाकर नागल हो गए। अब मैंने आपको एक शब्द बोला था पाठ, पाठ बोला था। तो पाठ से क्या था, पाठ कोई भिक्षु पढ़ेगा, हम आम आदमी नहीं पढ़ते हैं, एक भिक्षु पढ़ते हैं। तो भिक्षु का नाम क्या है, सिद्धार्थ है, ठीक। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था, पालने वाली। फिर इसके बाद क्या कहा है, फिर इसके बाद पाल कहा था, पाल कहा था, पाल मतलब पालने वाली। तो पाली को पालने वाली कौन होगी, उसी का क्षेत्र होगा कौशाम्बी, ठीक है। ये 100 आएगा, बस इतना ध्यान रखना। कौशाम्बी पाली के आसपास का ही क्षेत्र है। तो पाल शब्द आ रहा है, पालने वाली कौशाम्बी होगी, पाली को पालने वाली कौशाम्बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है ऋणी। ऋणी आपको ऋणा देखते ही याद आ गया होगा, आपको नारायण याद कर देना है ना। नारायण आपके इसमें आ गए, क्योंकि आपने ऋणा से याद किया है, ऋणा करके। तो ऋणी आया है, तो ऋणा नारायण में आ रहा है, और सामने से आप उदय लगा दीजिए, तो उदय नारायण की हो गई। अब अगर ऐसे आपको वहाँ पे एग्जाम में देते हैं कि पंक्ति, पत्ती, पट्ठी, पल्ली, पाली किसने दिया था, सीधे एक शब्द को ढूंढो कि आपने किससे कोट किया था। पट्ठी पकड़ लिया तो विदुशेखर। वहाँ पे अगर आपसे पूछा है पाटलिपुत्र या पाली किसने दिया है, तो आपको जल्दी से आपने पाटलिपुत्र देखा, पुत्र वॉल में लिखता है वालेसर।
अगर आपको शब्द दे दिया वहाँ पर पारियाय, पालियाय, पालियाल और पाली किसने दिया है, तो आपने कहा था अरे हमने तो पढ़ा था कि जो पर्याय है, पर्याय से तो जगदीश के याद करे थे, तो जगदीश हो गया, जगदीश कश्यप। इसके बाद आपको दिया है प्राकृत, पाकट, पाड़, पाठल और पाली, इससे निकला हुआ कौन मानते हैं। आपने कहा प्राकृत। प्राकृत में तो भंडार भरे गए थे, किसने भरे थे, वाकर में जाके नागल ने भरे थे, तो वाकर नागल की हो गई। इसके बाद आपको दे दिया अगर वहाँ पे पाठ, पाड़, पाड़ी और पाली, तो ये क्या ना, आपने कहा पाठ तो हमने सिद्धार्थ से पढ़वाया था, भिक्षु सिद्धार्थ हो गए। ठीक है, अब पाल, पाल और पाली है ना, पाल से पाली मानने वाले कौन है, तो उसी का क्षेत्र था, पालने वाला उसी का क्षेत्र था, यानी कि कौशाम्बी। ठीक है, अबणी से हमने क्या यह कर लिया, उदय नारायण याद कर लिया। अगर ये पंक्तियाँ अगर बाय द वे वहाँ पे दी जाती हैं तो आप आराम से कोई भी पंक्ति आ जाए एक एक कोडिंग वर्ड से आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, अब अगर वहाँ पे ये पूछा जाता है, आपको 4 पंक्तियाँ दी जाती हैं, सपोज 1 2 3 4 पंक्तियाँ दी जाती हैं। ठीक है, ये 4। अब अगर यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें विधुशेखर की पंक्ति कौन है ना, अब यहाँ पे अगर प्रश्न पूछ दिया कि इसमें विधुशेखर की पंक्ति कौन सी है, तब आपको क्रम से लगाने के लिए कहेंगे विधुशेखर की पंक्ति का क्रम बताइए। अब अगर इन्होंने जंबल में कर दिया ना, तब आपको ये जो दिया गया क्रम है ये आपको क्रम से पता भी होना चाहिए, है ना। अब इसके क्रम को सीखते हैं, मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। वहाँ पर आपको जैसे पहले पत्ती दे दिया, फिर उन्होंने पंक्ति लिख दिया, फिर इन्होंने पल्ली लिख दिया, फिर इन्होंने पाली लिख दिया, ऐसे ही उल्टा सीधा कर दिया। बस इन्होंने एक लाइन सही लिखी होगी जो पंक्ति पत्ती करके बनेगी। तो अब इसमें अगर ये क्रम देखोगे तो है तो ये आचार्य विधुशेखर के, लेकिन इन्होंने क्रम उल्टा पुल्टा कर दिया, तो इसलिए ये लाइन गलत हो जाएगी। जब तक आप सही शब्द को याद नहीं करोगे कि पंक्ति के नीचे पत्ती था, फिर पट्टी था, फिर पल्ली था, फिर पाली हुई थी, तभी ये आपका क्रम सही होगा। और इसके लिए यहाँ पे गहन अध्ययन चाहिए। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको वो ट्रिक बता दी, अगर आपको पंक्तियाँ दी हैं और वहाँ पे पूछा ये पंक्ति किसकी है, तो आप एक एक कोडिंग वर्ड से पकड़ ले जाएंगे कि ये पंक्ति विधुशेखर की है या ये वालेसर की है, क्योंकि एक एक हमने कोड करके उसको जान लिया है, अच्छे से जान लिया है। लेकिन अगर इनका क्रम लगाने को दे दिया तब तो हमको सारे वर्ड याद होने चाहिए, तभी हम क्रम लगा पाएंगे। तो अब उन वर्ड्स को सीखते हैं। ठीक है, देखिए ये कैसे बनी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जो ये पहली वाली आपको यहाँ पे पंक्ति दी गई है विधुशेखर आचार्य की, है ना, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने क्या रखा है, यहाँ पे आपने पट्टी रखा है। ठीक है, अब आप ये दिमाग को वो करिएगा कि पट्टी वाली तो आपने विधुशेखर की पढ़ी है, वो तो आपको रट गया है, लेकिन इनका अगर क्रम लगाने को दे दें तो आपको याद रखना है कि आपका इसके बाद 2 वर्ड है और इससे पहले आपके पास 3 वर्ड हैं। ठीक है, 2 वर्ड पट्टी से बाद में 2 वर्ड और पट्टी से पहले आपके 3 वर्ड हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पाली तक पहुंचना है, तो यहाँ तो पाली ही हो जाएगा ना, इधर तो पाली हो जाएगी लास्ट, इसको तो याद ही नहीं करना है। और लेकिन पाली पट्टी के बाद हो रही है तो ये भी पल्ली होगा, क्योंकि पल्ली के तुरंत बाद फिर पाली बन रहा है ना, तो ये पल्ली और पाली हो जाएगा। ठीक है, दोनों पाली से मिल रहे हैं, पट्टी हमने बीच में रख दिया है, लास्ट में दो पल्ली और पाली हो गए। अब ये जो पट्टी है इससे पहले 2 आ जाएगा पत्ती करके, जो पत्ती होती है पेड़ की, पत्ती है ना, पत्ती। ठीक है, पत्ती हो गया। अब इस पत्ती के बाद आपने क्या लिखना है, पत्ती से पहले आपने क्या लिखना है, इसी पत्ती से आगे आपने पंक्ति लिखना है। ठीक है, पंक्ति। ठीक, अब यहाँ पे इतना ही दिया है, लेकिन इस बार प्रश्न बनाता तो आगे उसके फ्रंट में पंक्ति भी लिखा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये गोविंद पांडे में नहीं दिया है। ठीक है, ये पंक्ति आपको नहीं दिया है, इसीलिए मैंने आपको 3 याद करने को, आपको समझ में नहीं आया होगा जब मैंने आपसे कहा था कि आपको जैसे यहाँ पे मैंने आपको जब बताया कि यहाँ पे पट्टी शब्द आपको याद करना है ना, पट्टी, तो मैंने आपको बताया आप 2 डॉट ऐसे दे दीजिए और 3 डॉट आप इसके फ्रंट में दे दो। आपको लग रहा होगा कि पट्टी तो यहाँ पर है, फिर 2 शब्द यहाँ हैं और 2 यहाँ तो 4 ही हैं, तो मैम यहाँ 3 क्यों करवा रही हैं, तो 3 तक तो सही है। आप इसको पट्टी के बाद तो आपको बहुत सरल लगेगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पल्ली है, ये पल्ली है, क्योंकि आपको पाली बनाना है, तो पट्टी के बाद पाली की तरफ जाती हुई दिखेगी आपको, तो प आधा ल पूरा ल हो गया, पल्ली हो गया, और लास्ट वाला तो पाली ही हो जाता है, तो यहाँ वाला तो कठिन नहीं है। ठीक, अब आप पट्टी से पहले क्या लिखेंगे, पत्ती लिखनी है, जो पेड़ की पत्ती होती है ना, छोटी मार के पत्ती लिख देनी है। अब ये पत्ती से पहले जो आधा तो लगा हुआ है इसको आपको ना करना है, तो ये पंक्ति हो गया यहाँ पे, है ना, पंक्ति। और जब आपको ये मिल रहा है तो ये ना आपका यहाँ पर इससे पहले पंक्ति होता है, ऐसे पंक्ति जो आप पंक्ति लिखते हैं, और ये पंक्ति यहाँ पे अब्सेंट है,
ठीक है। आप किसी और बुक में देखेंगे तो ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पंक्ति भी ध्यान रखना है। अगर कभी पंक्ति से शुरू हो रही है तो विधुशेखर शास्त्री की जो पंक्ति होगी, अगर आप दृष्टि वगैरह में देखेंगे तो ये वाला आपको मिलेगा, और ये प्रश्न बन चुका है जिसमें पंक्ति को भी रखा गया था। ठीक है, तो पंक्ति, फिर पंक्ति, फिर पत्ती, फिर पट्टी, फिर पल्ली और पाली। शायद याद हो गया होगा। सबसे पहले बीच में क्या करेंगे, सबसे पहले आप पट्टी को रखेंगे, फिर इसके बाद 2 आप यहाँ गैप कर देंगे, फिर 3 आप इधर का काम कर देंगे। अब मैंने आपको बोला है लास्ट वाला पाली हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला आप पाली कर दीजिए, पहले वाले को आप पंक्ति कर दीजिए। ठीक है, आपने ये पंक्ति कर दीजिए। अब ये 3 तो एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये पंक्ति से शुरू हो रही है। हम किसी कविता की पंक्ति पढ़ते हैं तो शुरुआत का जो वर्ड है वो पंक्ति है, लास्ट में इसको पाली बनना ही बनना है, क्योंकि हर जितने भी राइटर यहाँ पे हैं इसको पाली निकालने वाले, लास्ट में सबने पाली का है, तो लास्ट वाला सही है। बीच वाला हमने पकड़ रखा है पट्टी, है ना, पट्टी से विधुशेखर हैं करके हम पहले ही याद कर चुके हैं। अब आपको 2 इधर के याद नहीं है और 1 इधर का याद नहीं है। अब ये पाली है ना, जो पाली है तो इसका पहला वाला भी वैसा ही होगा, लेकिन पल्ली हो जाएगा। 2 आधा लौ के साथ पूरा लौ आ जाएगा, पल्ली हो जाएगा, इससे मिलता जुलता ये होगा, बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने यहाँ वाला तो कवर कर लिया पल्ली करके। अब जो ये वाला है, देखो जो पट्टी है, इससे पहले आपको पेड़ की पत्ती याद करनी है, पत्ती लिख दो इसको, है ना, पत्ती, आधा तौ के साथ पूरा तौ। अब जो इससे पहले वाला बच रहा है उसमें पत्ती में जो आधा तौ आपने लगाया उसको आधा ना कर दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, आधा ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा ये। तो अब पंक्ति, फिर पंक्ति, फिर पत्ती, फिर पट्टी, फिर पल्ली, फिर पाली। अब 1 क्लियर हो गए हमारे, है ना। विधुशेखर के उसमें 5 वर्ड हैं। सबसे पहले पंक्ति आई, पंक्ति थोड़ा सा पंक्ति में क न बना तो पंक्ति हो गया, पंक्ति में जो न है फिर तौ बन गया तो पत्ती हो गया, पत्ती से फिर पट्टी हो गया, पट्टी से फिर पल्ली हो गया और फिर पल्ली से पाली हो गया। 1 लेखक हमारे क्लियर हो गए। अगले को देखते हैं, मैक्स वालेसर। ठीक है, मैक्स वालेसर को देखते हैं। अब मैक्स वालेसर के उसमें आपको क्या याद करना है, मैक्स वालेसर में आप देखिएगा इनके उसमें सबसे पहले इनका जो हमने याद कर रखा है, पहले इनका पाटली हो गया। ठीक है, पाटली जगह है ना, पाटलिपुत्र एक जगह है तो पाटलिपुत्र हो गया, ये याद करो। फिलहाल पुत्र दिया नहीं जाता है कहीं पर, लेकिन आपको पाटलिपुत्र याद करना है, क्योंकि हमने पाटलिपुत्र से क्या कर रखा है, वॉल याद कर रखी है ना, वॉलेसर। तो पहले पाटलिपुत्र हो गया, फिर यही पाटली क्या हो गया, पाटली जो पाटली है ना, ये टॉ दूसरे नंबर पे ड हो जाएगा, ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, पा ड ली हो जाएगा। ठीक है, पा ड ली हो जाएगा, टॉ बदल रहा है, केवल और केवल टॉ को बदल रहे हैं, पा डली। ठीक है, पा डली। फिर क्या कर रहे हैं, डॉ समझ में नहीं आया तो फिर हमने कहा डॉ नहीं, हम अ लिख देते हैं, तो फिर हमने पा अली लिख दिया। ठीक है, पा अली लिख दिया। फिर पा अली लिखा तो फिर इसके बाद क्या कर देते हैं हम इसका, फिर पा अली में से ये अ भी हमको समझ नहीं आता, हम कहते हैं अरे अ को ही हटा देते हैं, चलो अब इसको पाली बना देते हैं, अ ही हटा दिया फिर हमने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पाटली है, पाटली में से दूसरे नंबर में, फिर तीसरे नंबर में और फिर चौथे नंबर में 4 आपके पाटली से बनेंगे। यहाँ पे गोविंद पांडे में 2 ही दे रखे हैं तो ये भी गलत है, इसके आप पाटलिपुत्र वाला जो है पुत्र वॉल में लिखता है, वालेसर ने 4 नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो जो अब आपको ना कुछ नहीं करना है, आपने पाटलिपुत्र जो पढ़ा है ना, पाटलिपुत्र जो पढ़े हो, तो इसमें जो टॉ है, इस टॉ को आपको पहले डॉ बना देना है, तो आप यहाँ पर दूसरे वाले में पा ड ली कर दीजिए, है ना। अब तीसरे वाले में ये डॉ भी समझ में नहीं आया, कहा कि डॉ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो डॉ हटा के अ कर देता हूँ, तो तीसरे नंबर पे इस पाटली को हमने पा अ ली कर दिया, पा अली कर दिया। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि नहीं मज़ा नहीं आया, अ भी नहीं, अ भी हटा देना चाहिए, तो अ हटा दिया तो बच गया पाली। ठीक है, अब आपने पाटली में टॉ, फिर टॉ को आपने डॉ किया, फिर डॉ भी आपको समझ नहीं आया, फिर आपने अ किया और लास्ट में आपने अ को ही हटा दिया, बन गया पाली। ठीक है, तो इतना याद रखना, जो पाटली वाला है उसमें आपने सबसे पहले पाटली वाला टॉ डॉ हो जाएगा, तो फिर दूसरे नंबर पे पाडली, फिर डॉ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, डॉ में से जो अ की ध्वनि आ रही है उस अ से आपने बनाया पा अली,
है ना। फिर कहा कि नहीं, न ड सही है न अ सही है, हम अ को ही हटा देते हैं। फिर निकल गया आपका पाली। तो 4 शब्द, पाटली, पाडली, पाअली और पाली। ऐसे आपके क्या बन गए, दूसरे नंबर के पाटलिपुत्र है तो पाटलिपुत्र वॉल में लिखता है, ठीक है, वॉलेसर की हो गई। अब इसके बाद हमारे तीसरे आ रहे हैं जगदीश कश्यप। जगदीश कश्यप की बहुत सरल है, आप ध्यान से दीजिएगा। हमने पर्याय पढ़ा था, पर्याय हमने किसके पढ़ने हैं, जगदीश के पढ़ने हैं, ठीक है। अब जो ये इनका र है दूसरे नंबर पे ल हो जाता है, और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, बस र को हमको ल बना देना है। अब जैसी मात्रा है बिल्कुल वैसे ही करो और वैसा ही लिख डालो इसको, है ना। केवल र की जगह ल दी लिख देना है। फिर हो गया इनका पलियाय हो गया, है ना। अब ये सोचने लगे कि मुझे अगर पाली बनाना है तो इसमें ये दूसरे नंबर में तो आ की मात्रा का अभाव है ना, तो मैं क्यों ना तीसरे नंबर में आ की मात्रा दे दूं। अब यहाँ पे केवल एक आ की मात्रा ला देते हैं, ज़्यादा पूरा उतार देते हैं, ठीक है। पालियाल हो गया, ठीक। अब इसके बाद कहते हैं अरे मैंने ठीक है आ की मात्रा ला दिया तो वो तो अच्छा है, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा हो गया, अब इसको हटा देता हूँ चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे इसको हटा के पाली बना देते हैं। तो 4 इनके भी आते हैं, पर्याय, पलियाय, पालियाय और फिर पाली, ठीक है। अब इसको एक बार और समझिए। सबसे पहले इनके पास परियाय था, ठीक है, परियाय था। अब केवल ये रॉ को लॉ बना देते हैं, केवल रॉ को ही ध्यान दीजिए, मात्रा जैसे बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज उतार लीजिए उसको। ये है और यहाँ पे हमको रॉ की जगह लॉ लिख देना है, याय बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब कह रहे अरे मुझे पाली तक जाना है तो ये तो पलियाल हो रहा है, इसमें तो आ की मात्रा का अभाव लग रहा है। तो लाओ तीसरे में आ की मात्रा दे के देखता हूँ कैसा लग रहा है। तो फिर हम केवल आ की मात्रा यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है, केवल आ की मात्रा। तो ये आ की मात्रा लाए हैं हम, ये ध्यान रखना, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसमें वैसा ही उतारा है, केवल आ की मात्रा। यहाँ रॉ को दूसरे नंबर पे लॉ बनाया, तीसरे नंबर पे मैं मुझे पाली तक जाना है कहा तो आ की मात्रा दे दी, तो पाली याई बन गया, ठीक है। अब कह रहे हैं पाली तो यहीं पर बन गया, अब चौथे नंबर में कह रहे हैं अरे याई हटा देता हूँ मैं इसमें से, क्योंकि ये पाली तो बन ही गया है ना। तो चौथे नंबर पे फिर याई इसमें से हटा देते हैं। तो 4 तरह से इन्होंने इसको बांटा है। अब अगले जो आते हैं वो हैं भंडारकर और वाकर नागल, ठीक है। इनमें हमने आपको प्राकृत बताया है कि ये प्राकृत से शुरू कर रहे हैं। तो आप जब प्राकृत से शुरू कर रहे हैं ना, आपको एक तो ये री की मात्रा हटानी पड़ेगी दूसरे नंबर पे, और यहाँ का रॉ हटाना पड़ेगा, आपको दोनों रॉ हटाने हैं। अगर आप यहाँ प्र में से रॉ हटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, पा बचेगा, है ना। आप देखिए अगर मैं इसमें से ये रॉ लगाई थी, अगर मैं इस रॉ को हटाऊंगी तो पाई तो बचेगा ना। ध्यान से देखिए, ये मैंने रॉ लगाया है और रॉ लगाने से बन रहा है प्रा, है ना। लेकिन दूसरे नंबर पे मैं रॉ हटा रही हूँ, ध्यान दीजिए, रॉ हटा दिया मैंने, पा बच गया, ठीक है। अब मेरे पास ऐसे क्री है, ठीक है, ऐसे क्री है यहाँ पे दूसरे नंबर पे। अब मुझे यहाँ से भी ये री की मात्रा को हटा देना है, ठीक है, हटा री की मात्रा, अब पाग बन गया। अब जो तौ है इस तौ को मुझे टौ बना देना है, पाकट बन गया, बना ना पाकट। तो किससे बना, एक हमने प्रा का रॉ हटाया, एक हमने कौ का रॉ हटाया, और इस जो यहाँ पे थर्ड नंबर पे टॉ था इसको हमने टॉ बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास शब्द निकल के आया पाकट, प्राकृत से पाकट निकल के आया। तो ये कह रहे कि कट अच्छा नहीं लग रहा है, पाक कट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, अड़ कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं इसको अड़ कर देता हूँ, है ना। तो पा वैसे ही रख दिया, तो पा अड़ हो गया, क्या हो गया, पाड़ हो गया। अब कह रहे हैं पा अड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा है, चलो मैं इसको अब पा उल कर देता हूँ, पा उल कर देता हूँ, है ना। तो फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि पाउल नहीं, मैं इसको पाली कर देता हूँ। तो इनके दिमाग की उपज थी कि पहले कट बनाया तो जैसे काटने जैसा लगा, तो कह रहे काट अच्छा नहीं लग रहा है, चलो पा के साथ अड़ जाते हैं। तो पा अड़ लगा तो अड़ना भी कटना भी अच्छा नहीं है, चलो उल दे देता हूँ, उल नाम दे देता हूँ ना। तो फिर पा उल दे दिया। फिर ये भी इनको उल्लू जैसा लगा, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं इसको हटा करके ये ऊ को हटा देता हूँ, ऊ की जगह पे मैं ई की मात्रा दे देता हूँ, तो पा ली बन जाता है फिर, ठीक। अब इनका क्रम देखिए, सबसे पहले ये प्राकृत लिखते हैं, प्राकृत के बाद प्राकृत भंडारकर और वाकर नागर की, है ना। अब उस दूसरे नंबर पे हमको क्या करना है, प्रा में से र हटाना है तो पा बचा, कौ में से री हटाना है तो कौ बचा, और तौ की जगह आपको क्या करना है, टौ कर देना, पाकट बन गया। तो इनको ये कट अच्छा नहीं लगा, तो कह रहे नहीं, मैं इसकी जगह पे ना अड़ लिख देता हूँ, अड़ लिखूंगा तो पाड़ हो रहा है। फिर बोल रहे हैं कि कट और अड़ना अच्छा तो लग नहीं रहा है, क्यों ना मैं इसमें उल लगा देता हूँ, है ना, उल लगा देता हूँ, कह रहे हैं। तो पाउल हो गया। अब कह रहे हैं ये उल भी उल्लू जैसा लग रहा है, चलो ऊ न लगा के तीसरे नंबर में ऊ को ई की मात्री बना देता हूँ, कह रहे हैं। तो यहाँ ऊ को जैसे ही ई की मात्रा बनाए तो इनकी पाली निकल आई थी, है ना। तो ये आपके 5 स्टेप में चल रहे हैं प्राकृत के।
अब इसके बाद पाठ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पाठ, और पाठ कौन पढ़ रहे थे? भिक्षु सिद्धार्थ पढ़ रहे थे। और आपका ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक अकेले हैं पाठ पढ़ने वाले, जो पाठ पढ़ते हैं तो कठिन से कठिन वाले शब्द लाते हैं जो वैदिक में होता था, है ना। पाठ पढ़ने वाला संस्कृत का आचार्य होगा ना, तो संस्कृत वैदिक स्वरों में जो ये नहीं होता था, क्या कहते हैं जिसको हम ड़ कहते हैं, इस तरह का, तो इस तरह के शब्दों को ये पाठ में पढ़ने लगते हैं। फिर इस पाठ को इसी पाठ को दोबारा ले करके इसी पाठ को दोबारा ई की मात्रा दे देते हैं उसमें, तो पाठ पाड़ी हो गया। और इसी पाड़ी से कहते हैं ड़ अच्छा नहीं लग रहा है, ड़ किसी को पढ़ने में नहीं आ रहा है, लाओ मैं इसको ल कर देता हूँ। तो इस तरह से आपकी पाली यहाँ पे आ जाती। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो वैदिक स्वरों में ड़ जो अभी हमारी 53वें व्यंजन के रूप में आया है, भिक्षु सिद्धार्थ ने लिया था, ठीक है। तो भिक्षु सिद्धार्थ का क्या हो गया, दिया हुआ, सबसे पहले पाठ किया, और पाठ पढ़ने वाला इंसान थोड़े कठिन शब्द लाता है, तो इन्होंने क्या किया, कठिन शब्द लेके आगे जो अभी नया स्वर नया व्यंजन हमको मिल रहा है 53वां, तो ये पाठ को यहाँ पे भी कोई मात्रा नहीं थी, तो दूसरे नंबर में भी स्वर को तो बदला इन्होंने, व्यंजन को, है ना, ड़ वाला ले आए। लेकिन फिर कह रहे नहीं, तीसरे नंबर में इसमें मैं मात्रा भी दे देता हूँ छोटी की, तो ये सुंदर लगेगा। अब ये पाड़ी, फिर कहते हैं कि इसको तो कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, इसको मैं ये ड़ की जगह ल क्यों ना कर दूँ, तो सब लोग पढ़ पाएंगे इसको, तो ये पाली निकल आई इनकी, है ना। तो इस तरह से ये भिक्षुक का हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था जो कौशाम्बी वाला है, कौशाम्बी पालने वाली थी, है ना, पाल रहे थे, तो पाल रहे थे तो पाली हो गए, ये पाल रहे थे तो पाली हो गए। सबसे सरल कौशाम्बी का है, यहाँ पे पालना जैसा आ रहा है, पाल, कौन पाल रहे थे, कौशाम्बी वाले पाल रहे थे, तो पाली उनसे जल्दी निकल गई, है ना। तो पाली जल्दी समझ रहे थे तो पालते पालते पाली समझ गए, तो पाल और पाली तुरंत आ जाती है कौशाम्बी में। फिर इसके बाद क्या है, मैंने आपको बोला था सबसे सरल और सबसे जो मुझे अच्छी लगी वो इन्हीं की लगी है, क्योंकि जो ये ऋणी है इससे हमने इनका शब्द पकड़ रखा है उदय नारायण को, है ना, उदय नारायण को। अब जो जो इनसे पाली कैसे निकली है, तो इसके आगे पा लगा दीजिए और इसके नीचे पीछे उसके बाद में ली लगा दीजिए, तो पाली तो आपका ऐसे ही बन गया, लेकिन बीच में ऋणी आ रहा है, तो ऐसा अगर किसी का देखने को मिलता है तो ये उदय नारायण हो जाएंगे, ठीक है। देखा जाए तो ये पा अगर ऋणी को हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, तो आपके पास पाली शब्द दिख रहा है ना। तो आप ऐसे ही कर लो, यहाँ जैसे यहाँ पे आपने पा लिखा, यहाँ पे आपने ली लिखा, और बीच में अगर आप ये ण और णी लगा दोगे तो ये उदय नारायण का बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से पाली इनकी निकली है, ठीक है। पा धन ऋण धन ली बराबर पाली हो गया। तो अब आपको सबके याद हो गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा के प्रदेश को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, और ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखनी है कि जो पाली भाषा है उसको लेकर भी बहुत लोग बताते हैं कि कौन से प्रदेश से उपजी है, तो यहाँ पर भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं, कह रहे हैं। और कौन कैसे दे रहा है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे मगध आ रखा है हमारे पास, है ना। अब ये जो मगध शब्द है, मगध से मानने वाले कौन कौन है, आपको मगध में 4 लोग याद करने हैं। 4 लोगों को ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। 3 लोग अलग आ जाएंगे, 2 लोग एक माने हैं और मगध एक माने हैं। तो 4 मगध में कौन कौन मान रहे हैं, पहले तो देखिए, हमने कहा था श्रीलंका में बौद्ध रहते हैं, तो मगध तो वो मानेंगे ना, तो श्रीलंकाई बौद्ध हो गए, एक ये हो गए, है ना। जब श्रीलंकाई बौद्ध हैं तो इनके चाइल्ड भी मानेंगे, चाइल्ड बच्चों को कहा जाता है ना, तो चाइल्ड यहाँ पर एक लोग हैं, ठीक है। एक तो श्रीलंकाई के बौद्ध मान रहे हैं और एक चाइल्ड करके चाइल्डर्स मान रहे हैं, तो 2 लोग आपके यहाँ पर निकल गए। यहाँ पर चाइल्डर से लोग के रूप में है, पर आपको कैसे याद करना है, श्रीलंका में बौद्ध रहते हैं, बौद्धों के चाइल्ड होते हैं ना, तो बौद्ध और चाइल्ड मानते हैं। तो चाइल्डर से एक राइटर चाइल्डर्स हो गए जो मगध मानते हैं, एक श्रीलंकाई बौद्ध होते हैं जो श्रीलंका में बौद्ध हैं वो मानते हैं मगध, ठीक है। तो 2 लोग हो गए, और इनसे हमने 2 पकड़ लिया, एक नंबर 1 श्रीलंकाई बौद्ध और नंबर 2 चाइल्ड्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद क्या कहते हैं, एक राहुल होते हैं, राहुल मानते हैं, और एक गियर्सन मानते हैं, ठीक है। गियर्सन आप याद करिएगा, एक गियर्सन मानते हैं। तो 4 नाम मगध से। अब हमको एक डायग्राम बनाया कि मगध से मानने वाले पाली को, ये जो पाली है ये मगध क्षेत्र में बोली जाती है, या पाली का क्षेत्र मगध है, ये कौन कौन मानते हैं। हमने श्रीलंका को दिमाग में रखा, और श्रीलंका में जो बौद्ध थे वो मगध मानते थे, और उनके अगर बौद्ध श्रीलंका के बौद्ध मान रहे हैं, फिर उनके चाइल्ड भी तो मानेंगे ना, तो उनके चाइल्ड भी मानते थे, ऐसे याद कर लीजिए।
तो एक बौद्ध हो गए, श्रीलंका के बौद्ध, और फिर उनके एक दूसरे लेखक हो गए चाइल्डर्स, दो हो गए, और गिरियर्सन और राहुल सांकृत्यायन, ये 4 लोगों ने माना है मगध। मगध का काम पूरा हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद हम जानते हैं कि मध्य देश की बोली, ठीक है, एक मगध कंप्लीट हो गया। अब मध्य देश की बोली कौन मान रहा था इनको? मध्य देश की बोली, पाली को मध्य देश की बोली कौन कह रहे थे? तो यहाँ पे 2 लोग आ जाएंगे, ठीक है। 4 वहाँ याद करने हैं, इसी से आपके याद रहेगा कि 4 लोग में जो मगध माने हैं, मगध मानने वाले में गिरियर्सन है, राहुल सांकृत्यायन है, श्रीलंका के बौद्ध हैं, और बौद्धों के साथ उनके चाइल्ड हैं, तो चाइल्डर्स हो जाएगा। तो 4 लोग वहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक है। कौन? मगध मानने वाले। अब बात आती है मध्य देश की बोली मानने वाले, ठीक है। और इसमें आपको क्या कहना है? नीति के साथ क्या हुआ था? जब कोई नीति करते हो तभी उदय होता है, जब किसी चीज़ की नीति बनाओगे तभी उदय होता है, ठीक है। तो नीति से सुनीति हो जाएंगे, और उदय से उदय नारायण हो जाएंगे। तो सुनीति और उदय नारायण जो हैं, ये मध्य देश की, इसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, है ना। जब होता है ना कि किसी चीज़ की जब हम नीति बनाते हैं, जब नीति बनती है तभी कोई चीज़ का उदय होता है। तो नीति और उदय होता है, तो किसका उदय हुआ था? मध्य देश का, ठीक है। तो मध्य देश की बोली कौन कहते हैं? अब ऐसे ही याद करना, नीति के साथ उदय हुआ था मध्य देश का, ठीक है, मध्य देश का उदय। तो मध्य देश, पाली को मध्य देश की मानने वाले 2 लोग हैं, एक सुनीति और उदय नारायण तिवारी। तो आप 4 वैसे हो गए, 2 ये हो गए, 6 हो गए। अब इसके बाद हमको क्या देखना है? इसके बाद आप एक बात ये रखिए, मथुरा के आसपास। अब 5 तो हम लोग याद कर लिए, 4 वहाँ याद कर लिए हैं मगध वाला, और 2 हमने मध्य प्रदेश वाला, मध्य देश की बोल लिया, ठीक है, मध्य देश की बोली। तो 4 और 2 6 पढ़ लिए हैं। अब मथुरा के आसपास का कौन मानता है ना। अब आपको एक बात बताऊं, मथुरा क्या होती है? मथुरा के आसपास का कौन मानता है? तो मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है ना। मथुरा मतलब भगवान वहाँ निवास करते हैं। आपको मथुरा कहते ही कृष्ण दिमाग में आ जाते होंगे ना, मथुरा वृंदावन कहते ही। तो जैसे ही इनका आपको ध्यान आता है, तो मथुरा में देव रहते हैं। मथुरा में क्या रहते हैं? देव रहते हैं, तो देवेंद्र नाथ हो जाएंगे, ठीक है। मथुरा में क्या रहते हैं? देव रहते हैं, तो देवेंद्र नाथ। अब बात आती है, पाली को मथुरा के आसपास का किसने माना? तो जैसे ही पाली मथुरा के आसपास का मानने वाले हैं, तो सीधे दिमाग में देव रहते हैं वहाँ, तो देव से देवेंद्र नाथ हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है, एक आता है हमारे पास कलिंग आता है, और एक हमारे पास आता है, और एक हमारे पास आता है कौशल, ठीक है। कौशल को आप कौशल बना दीजिए। कौशल किसके पास होता है? सबसे ज़्यादा जो कौशल जिस पे देखा जाता है, वो बाहर के विद्वानों में होता है। तो एक डेविड नाम का जो विद्वान था, डेविड, ठीक है, डेविड नाम का जो विद्वान था, इसमें बहुत कौशल था। तो डेविड में कौशल था, क्योंकि पाश्चात्य लोगों के पास संसाधन ज़्यादा थे, तो वो इसलिए उनमें कौशल अच्छा होता था। तो पाली को कौशल क्षेत्र से मानने वाले कौन थे? डेविडन थे, ठीक है, रीज डेविडन, ठीक है। डेविड याद कर लीजिएगा बस। रीज डेविडन थे कौशल कहने वाले, ठीक। अब इसमें याद करिए, इसमें केवल लिंग याद करिए। जैसे लिंग होता है, तो लिंग इसमें ओल्ड एज याद कर दिए ना। लिंग में ओल्ड एज याद कर दीजिए, ओल्ड लोग। तो लिंग के साथ ओल्ड एज हो गया। तो कलिंग में कलिंग आ रहा है, कलिंग में ओल्ड लोग है ना। कलिंग में कौन रहते थे? ओल्ड लोग रहते थे, बुढ़े लोग रहते थे। कहाँ? कलिंग में। तो कलिंग में आप याद करेंगे, कलिंग में कौन रहते थे? ओल्ड लोग रहते थे, ओल्ड एज हो गया इसमें। अब इसके बाद देखिए, एक और बच रहा है हमारे पास, उज्जैनी, ठीक है। उज्जैन, हमारे पास क्या बच रहा है? एक उज्जैन बच रहा है, उज्जैनी, और एक इसी में बच रहा है विंध्य प्रदेश। तो उज्जैनी और विंध्य प्रदेश मानने वाले कौन हैं? उज्जैन और विंध्य प्रदेश में क्या रहते थे? उज्जैन और विंध्य प्रदेश में गार्ड जो है, गार्ड कोने में रहते थे, ठीक है। उज्जैन बड़ा धर्मस्थल है ना, महाकाल का मंदिर है। तो उज्जैन और विंध्य प्रदेश में जो गार्ड होते थे, वो कोने पर रहते थे, है ना। तो गार्ड से क्या हो गया, इसमें आप वेस्टर लगा दीजिए। ज़्यादा ना समझ आए, कम से कम गार्ड से वहाँ पे पकड़ तो लेंगे। तो गार्ड उज्जैन और विंध्य प्रदेश में गार्ड कोने पे रहते थे। तो गार्ड से वेस्टर गार्ड हो गए, और कोने से स्टेन कोने हो गए, ठीक है, स्टेन कोने हो गए। अब आपको ये इजी हो गया होगा अगर यहाँ पे सिंपल ही पूछा जाए। मगध मानने वाले कौन है? तो 4 लोगों को दिमाग में लाइए। मगध में हमने पढ़ा था श्रीलंका के
श्रीलंका के जो बौद्ध थे उन्होंने माना था। फिर अगर श्रीलंका के बौद्ध मान रहे हैं, उनके चाइल्ड मान रहे हैं, तो एक विद्वान चाइल्डर्स हो गया। फिर इसके बाद हमने कहा था कि इधर आ जाइए तो राहुल सांकृत्यायन हो गए थे, और उसके बाद मगध मानने वाले में ग्रियर्सन हो गए थे। तो 4 हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब नाम सोचिए, दूसरा नाम क्या माना गया था? मध्य देश की बोली। तो मध्य देश की बोली वाले तो 2 लोग थे, है ना, मध्य देश की बोली 2 कहने। और मध्य देश कैसे बना? नीति से उदय हुआ था मध्य देश का। नीति से एक सुनीति कुमार चटर्जी हो गए और एक वहाँ पे उदय नारायण हो गए। तो मध्य देश की बोली कहने वाले कौन है? उदय नारायण और सुनीति कुमार चटर्जी। तो 4 आपके वैसे और 2 हमारे मध्य देश वाले हो गए। अब इसके बाद हमने कहा था कलिंग में कौन रहते थे? कलिंग में हमने बुढ़े लोगों को भेज दिया। तो कलिंग में बहुत खून खराबा हुआ था। जब अशोक ने लड़ाई करी थी ना, कलिंग का युद्ध, तो खूब खून खराबा हुआ था। तो बहुत, जब जवान लड़ रहे थे तो जवान सारे मारे गए और ओल्ड रह गए थे वहाँ पे, है ना। बुढ़े तो लड़ नहीं सकते थे, ओल्ड रह गए थे सारे। ऐसे ध्यान रखना, कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो इतना खून खराबा हुआ था अशोक के युद्ध में। तो उस युद्ध में जो जवान थे वो तो सारे मारे गए, लेकिन ओल्ड वहाँ पे छूट गए, है ना। तो ओल्डेन वर्ग जो विद्वान हुए थे उन्होंने कलिंग माना है। किसको? पाली का क्षेत्र, ठीक है, कलिंग मानते हैं। अब कलिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद कौशल आता है। कौशल किसके बाद था? एक रीज डेविड आया था पाश्चात्य का, उसके पास था। तो रीज डेविडन की कौशल हो गई। कौशल क्षेत्र को मानने वाला, पाली का कौशल क्षेत्र मानने वाले कौन हो गए? डेविड हो गए, यानी कि रीज डेविडन हो गए। अब केवल एक बच रहा है, हाँ 2 बच रहे हैं। एक मथुरा के आसपास, तो मैंने आपको सीधे याद करा रखा है कि मथुरा में देव रहते हैं, तो देवेंद्र नाथ की हो गई। अब एक है उज्जैनी और विंध्य प्रदेश। तो पाली को उज्जैनी और मध्य प्रदेश में क्या होते थे? उज्जैनी और मध्य प्रदेश में जो गार्ड थे वो कोने पे रहते थे। तो गार्ड से हो गए वेस्टर गार्ड और कोने से हो गए ईस्टर्न कोने। तो इस तरह से 2 बार रिवीजन हो गया है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का क्षेत्र मध्य देश की बोली को माना है। हमने जो पढ़े ना, सारे विद्वानों के मत पढ़े कि पाली को किसने क्या माना है, लेकिन अब सर्वसम्मति जहाँ पे लगती है, अगर आप प्रश्न बनता है, सिंपली अगर नाम दे के पूछता है तब तो आपको नाम लगाना है। लेकिन अगर प्रश्न बन जाए कि पाली को कहाँ की बोली माना गया है, किस भाषा क्षेत्र के प्रदेश से जोड़ते हैं, तो आपको केवल मध्य देश की बोली लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल गई है? सर्वसम्मति मिल गई है ना, यानी कि इसको मान्यता मिल गई कि ये मध्य पाली जो है मध्य प्रदेश की बोली है, ठीक है। तो वैसे अगर पूछे तो किसने कहा था, तब तो हमको सुनीति कुमार चटर्जी और उदय नारायण का नाम याद रखना है। लेकिन जो सबकी सम्मति, सब विद्वानों की सहमति मिली कि पाली किस प्रदेश से रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश की बोली के रूप में माना गया। अब यहाँ सिंपल अगर प्रश्न बन जाता है कि पाली किस भाषा क्षेत्र, किस भाषा प्रदेश से रिलेटेड है, हमको वहाँ पर आंख बंद करके क्या लगाना है? मध्य प्रदेश की बोली, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको सब विद्वानों ने मान्यता दे दी। आगे देखिए, पाली की वर्ण संगठना का या ध्वनियाँ। अब जैसे हमने वहाँ वैदिक में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे ये धीरेन्द्र वर्मा, कपिल देव और इनके द्वारा पढ़े थे कि 52 वर्ण माने थे, है ना। और फिर इसके बाद जब हम इधर लौकिक संस्कृत में आए थे तो हमने पढ़ा था कि देखिए 52 पढ़ा था हमने वैदिक में, फिर वहाँ 48 पढ़ा था लौकिक संस्कृत में, क्योंकि वहाँ आके लौकिक हो गए थे। अब हम पाली में एंट्री कर रहे हैं, तो पाली में 2 विद्वान हुए हैं। यहाँ कह रहे हैं कि पाली की वर्ण संगठना या ध्वनियाँ, पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण कच्चायन और कच्चायन के अनुसार 41 ध्वनियाँ होती हैं, और मोगलान के अनुसार पाली में 43 ध्वनियाँ होती हैं। कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, और मोगलान के अनुसार 10 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पे जो संख्या आ रही है ना, पाली में 2 व्याकरणकार हो रहे हैं, तो पाली में एक ने 41 माना और एक ने 43 माना है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। 41 मानने वाले कच्चे हैं, वो कच्चे थे इसलिए 41 माने हैं, कच्चे से कच्चायन, है ना। और ये मोगलान जो थे ये पक्के हो गए थे, तो ये मोगलान ने माने हैं 43, ठीक है। यानी कि इन्होंने, ये कच्चायन जो थे इन्होंने 8 ही स्वर माने थे ना, व्यंजन तो इनके 33 ही हैं, लेकिन ये मोगलान थे जो इन्होंने 2 स्वर और जुड़ के संख्या 10 बना दी, और व्यंजन इनके 33 हैं। बस ऐसे आपको याद रखना है। ये 8 स्वर माने हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या 41 आ रही है यहाँ पे, ठीक। और इन्होंने 41 में 2 जोड़ दिया तो 43 आ गई इनकी संख्या, ये 10 स्वर कर देते हैं। अब यहाँ प्रश्न बना हुआ था, पिछली बार अगर आपने देखा होगा तो कच्चायन के द्वारा पूछा गया था। तो कच्चे थे तो
केवल 8 स्वर माने। अब यहाँ पूछ सकते हैं ना कि वो जो पाली है उसमें 8 स्वर और 33 व्यंजन किसने माने हैं, तब आपको कच्चा एन का नाम याद रखना है। और अगर पूछते हैं कि 10 स्वर और 33 व्यंजन किसने माने, तब आपको मोगलान का नाम याद रखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वहाँ सीधे पूछा था कि कच्चा एन के द्वारा कितने वर्ण बताए गए हैं, तो सीधे सीधे ये वाला प्रश्न पूछा था कि 41 बनाए गए हैं। ठीक है, 41 क्यों, क्योंकि 8 स्वर और 33 को जब आप जोड़ोगे तो 41 आएंगे। ठीक, वैसे ही 10 और 33 को जोड़ोगे तो 43 आएंगे। तो कच्चा एन और मोगला एन के स्वरों को आपने ध्यान में रख लिया होगा। अब देखिए इनके जो थोड़ा सा ये हैं पाली में जो स्वर आते हैं, देखिए पाली में जो स्वर बताए गए हैं, देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना और आ ई उ ए ऐ ओ औ। जैसे हम यहाँ पे ए और ऐ पढ़ते हैं हिंदी में ना, तो यहाँ पे ये ऐ नहीं होता है। जो छोटा होता है उसके ऊपर से चंद्र बिंदु चंदा मामा बनता है, और जो बड़ा वाला दीर्घ पढ़ते हैं उसमें नहीं रहता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा ये चीज़ अलग है पाली में, है ना। पाली में जैसे ह्रस्व आप ध्यान दीजिए, जो हम ह्रस्व में पढ़ते हैं अ ई उ और री, ये 4 ह्रस्व पढ़ते हैं वर्तमान हिंदी में, है ना। और यहाँ पे जो ह्रस्व हैं, जो पाली में ह्रस्व हैं, पाली में ह्रस्व में अ की तरह है, ठीक है, और ई की तरह है, ठीक, उ की तरह है, और ये वहाँ पर नहीं है पाली में। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं होकर के एक ए भी ह्रस्व में है और एक ओ भी ह्रस्व में है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो हमारे यहाँ ए पढ़ रहे हैं, इस ए के ऊपर चाँद है और इस ओ के ऊपर बिंदी है। ये चाँद और बिंदी डिफरेंट है यहाँ पर, ये इसकी भिन्नता है। यहाँ तक ये सेम हमारे ह्रस्व स्वरों की तरह चल रही है, लेकिन ए के सर पे चाँद होना और ओ के सर पर बिंदी होना, ये पाली में ह्रस्व आ रहे हैं। अब जो हम दीर्घ पढ़ते हैं, जब जो हम अपने वहाँ पे दीर्घ पढ़ते हैं, आ होता है, 7 होते हैं हमारे वहाँ पे, ठीक है। आ है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, इतना तो हमारा और मतलब अभी की हिंदी में और पाली की हिंदी में सेम है। लेकिन यहाँ जो अब हम उसके बाद पढ़ते हैं ना ए ऐ ओ औ, इनको भी दीर्घ में गिनते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है। जो ये ऊपर हमने लिखा है चाँद वाला, इसमें से चाँद हटा दो, ये इनका दीर्घ हो जाएगा। और जो बड़ा वाला जो ऊपर हम लिखे हैं ओ के सर पे बिंदी, यहाँ पे बिंदी हटा दो, ओ को लिख दो, ये दीर्घ हो गया। ठीक, अब अगर आपसे यहाँ प्रश्न बन जाता है कि पाली में दीर्घ की संख्या क्या है, ठीक है, पाली में अगर दीर्घ स्वरों की संख्या पूछते हैं तो आपको क्या क्या बताना है। एक तो आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ को तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो हमारे वहाँ ये होता है ना ए और ऐ जो पढ़े जाते हैं संयुक्त स्वरों में, ए ऐ, ए और ऐ, ये ए और ये ओ, ये बिना बिंदी का, ये जो है, ये दो को ध्यान से देखिएगा, ये हमारे वहाँ उसमें पढ़े जाते हैं ए ऐ ओ औ करके ना। तो यहाँ पे ये दीर्घ हो जाता है। ये वाला ए जो सिंपल वाला ए जो हम वहाँ पढ़ते हैं अपनी अभी हिंदी में, यहाँ पे ये दीर्घ में आता है, जबकि वहाँ नहीं आता है ना। वहाँ दीर्घ में तो आता है, लेकिन संयुक्त स्वरों में गणना होती है, संयुक्त स्वरों में। और यहाँ पे ओ जो है ये दीर्घ में आता है, ठीक। और इसके बाद अगर इन्हीं दो को आपको ह्रस्व बनाना है तो इसके सर पे आप इसको छोटा बना देंगे और इसमें आप बिंदी धर देंगे। तो जब ओ के उसमें बिंदी लगाएंगे और ए के सर पे चाँद बना देंगे तो ये फिर ह्रस्व स्वर हो जा रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि दीर्घ जो ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर यहाँ पे ये और ओ में बिंदी, ये ह्रस्व स्वर पढ़े जाते हैं। अगर पूछ लेता है कि पाली में ह्रस्व स्वर कौन है, तो ज़्यादा तो हमारी हिंदी की तरह याद कर लीजिए, और इन ए के चंदा मामा ए वाला और ओ के सर में बिंदी वाला याद कर लीजिए। और दीर्घ स्वर पूछते हैं तब ये दीर्घ स्वर, सॉरी एक मिनट, ए में चंदा मामा और ए में बिना चंदा मामा, तो ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है पाली में, ठीक, ये वाला दीर्घ हो जाता है और ये वाला ह्रस्व पढ़ा जाता है। और ऐसे ही जो ओ है, जब इसमें बिंदी है तब ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, ठीक। और जब ये ओ से हम बिंदी हटा देंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है।
इन्हीं के रूपों को हल्का सा बदल दिया, चांद लगा दिया ए के सर में। जैसे हम लोग तो एक एक ए को सिंपल लिखते हैं और एक ए में हम ऐसे देते हैं ना ए की मात्रा, तो इनके इसमें ए की मात्रा न होकर के क्या है, चंदा मामा है। जब चंदा मामा जैसा बनेगा तो ये ह्रस्व होगा, ठीक। और ओ के साथ बिंदी लगेगी तो ये बिंदी वाला ह्रस्व होगा। और जब इनके साथ कुछ नहीं लगेगा, ए और ओ की तरह सिंपली जो हम अभी ए ओ लिखते हैं अपनी हिंदी में, ये होगा तो ये यहाँ पे दीर्घ गिने जाएंगे, ठीक है। इतना आपको पाली में याद रखना है। ह्रस्व में पांच वर्ण क ख ग घ ङ, जो दीर्घ वाले व्यंजन है हमारे क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ य, बिल्कुल सेम चल रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखिए ये त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है। तो वर्गीय व्यंजन जो 25 है हमारे पास पाली में सेम चल रहे हैं, वर्गीय व्यंजन 25 सेम चल रहे हैं। अब देखिए य र ल व अंतस्थ भी इसमें आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में बिठाते रहना। पाली में जो क ख ग घ हैं वो वर्गीय व्यंजन सेम है, जैसे हिंदी में है वैसे ही सेम है। अंतस्थ व्यंजन भी सेम है। अब जो याद करना है, अब इन 4 वर्ड को ध्यान रखना है आपको। एक यहाँ पे अंग है, ठीक है, एक यहाँ पे ह है और स है, ठीक है। अंग, हम अंग अह पढ़ते हैं ना वहाँ पे अयोगवाह में, अंग एक अंग पढ़ते हैं और एक अह पढ़ते हैं अयोगवाह में, लेकिन यहाँ पे अह नहीं होता है, ठीक है। अगर पूछेंगे अह कहाँ नहीं होता है तो आपको याद रखना है पाली में नहीं होता है, केवल अंग होता है। और दूसरी बात पढ़ रहे हैं जो ऊष्म व्यंजन पढ़ते हैं ना, तो हम स 3 स पढ़ते हैं और एक ह पढ़ते हैं। अभी की हिंदी में जो वर्तमान हिंदी है उसमें स ह, इनको हम ऊष्म व्यंजन में पढ़ते हैं। लेकिन पाली में न तो ये स है न तो ये स है, और केवल ये जो तो स और ह बच रहे हैं, ये दो वर्ण हैं यहाँ पे। अब आपको ये दो को दिमाग से निकालना है, कौन कौन है। केवल दंती स होता है, 2 स कट जाते हैं, ठीक है। तो दंती स और ह यहाँ पे ऊष्म में होते हैं, ये याद रखना है, ठीक। जब आपका ये वाला आपको याद हो गया कि हमने पढ़ा है वर्गीय व्यंजन सेम है पाली में, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन सेम है, और फिर हमने पढ़ा है कि जो ऊष्म व्यंजन है उसमें मैं यहाँ पे चेंजेज आया है, उसमें मैं केवल यहाँ पे स और ह आते हैं। जो पेट कटा स और दंती स, वो पेट कटा स और तालवी श होता है वो यहाँ पे हट जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अयोगवाह में यहाँ पे अंग आता है, अह नहीं आता है, ठीक है। अयोगवाह में अंग आता है, अह नहीं आता है। अब एक और बच रहा है जो हम ळ वाला पढ़ रहे हैं, ये आता है। तो ये 4 को आपको व्यंजनों में याद करना है, ये पाली में आते हैं, ठीक है। पाली में इतना आता है। तो वर्गीय व्यंजन सेम रहा है, अंतस्थ सेम रहा है, जो अभी की हिंदी में है वैसे ही अंतस्थ वहाँ भी है यहाँ भी है। और ऊष्म व्यंजनों में थोड़ा सा अंतर हुआ है, 100 एक ही माना जाता है पाली में, है ना। 100 दंती 100 माना जाता है, और ह उसमें में यहाँ पर भी रहेगा। अयोगवाह में से अह हट जाएगा, केवल अंग रहेगा। एक ळह वाली जो भाषा है, ळह रहती है, ये रहती है। तो इन 4 को आप दिमाग में बिठा लो कि पाली के व्यंजनों में ये 4 रहते हैं, ठीक है। अंग के साथ हमारे यहाँ अह आता है, तो अह यहाँ नहीं है। 100 के साथ हम लोग एक तालव्य श एक मूर्धन्य श पढ़ते हैं, ये भी कट हो जाते हैं, ठीक। और एक ये जो ळ है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है, ठीक। ये हो गया हमारा पाली के वर्ण। अब विशेषताएं क्या हैं देखिए। अब यहाँ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके पास आ रहा है। ये 4 के 4 जो पॉइंट हमको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इसको आप मोस्ट कर लीजिएगा और नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, है ना। तो देखिए, अनुस्वार अंग पाली में स्वतंत्र ध्वनि है। जो ये अंग है इसकी कितनी बड़ी महत्ता है, देखिए। जो ये है स्वतंत्र ध्वनि है। पहली बात, अंग क्या है यहाँ पे, स्वतंत्र ध्वनि है। और जो पाली के व्याकरण हो रहे हैं, जो व्याकरण पढ़ने वाले वहाँ पर विद्वान, ये इसको निग्रहित कहते हैं। जैसे हम जैसे ये बिंदी लगा के ऐसे छोड़ते हैं, तो अगर बोलें कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में, तो हम क्या लिखते हैं, अनुस्वार कहते हैं, है ना। हम उसको लिखते हैं कि अनुस्वार कहते हैं, ठीक। देखिए ऐसे समझिए, जैसे हमने ये बिंदी लगाई सर पे और पूछा कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में, तो हम लिखते हैं अनुस्वार। क्या लिखते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो अब अगर यही बिंदी आपको कह दें कि पाली में इसको क्या कहते हैं, तब आपको याद करना है इसको क्या कहते हैं, निगहित, निगहित कहते हैं, है वही चीज़, है ना। हम हिंदी में इसको अनुस्वार कहते हैं, तो पाली में इसको निगहित कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, पाली में इसको क्या कहते हैं, निगहित कहते हैं, ठीक है। पाली व्याकरणों ने निगहित कहा। और क्या कहते हैं, बिंदु निगहित। बिंदु मतलब ये, इसको बिंदु कहा, और बिंदु निगहित, बिंदु को निगहित कहा जाता है। किसने कहा, पाली व्याकरणों ने, ठीक। अंग को समझ गए। पहला पॉइंट अंग का था, तो अंग वाला हम समझ गए। अंग को क्या कहा जाता था पाली में, पूछा जाएगा तो निगहित कहेंगे, ठीक। अब है
वैदिक की भांति। हमने वैदिक संस्कृत में क्या पढ़ा था? वैदिक में हमने एक बात पढ़ी थी कि वो होती है, जो वैदिक संस्कृत होती है ना, वो संगीतात्मक और बलात्मक दोनों में स्वराघात करती है वैदिक संस्कृत। तो ऐसे ही वैदिक की तरह ही, इसी की तरह पाली में भी क्या होता है? पाली में भी संगीतात्मक, ध्यान रखना, संगीतात्मक और बलात्मक होता है। ठीक है, बलात्मक होता है, ये दोनों मान रहे हैं। ठीक है, तो ये मानने वाले कौन हैं कि जैसे वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक और बलात्मक स्वराघात था, वैसे ही पाली में भी संगीतात्मक बलात्मक है। ये कौन कहते हैं? ये टर्नर कहते हैं। ये नाम याद करना, टर्नर ने कहा है ये। ठीक है, तो क्या कहा? अब इससे दो प्रश्न निकल गए ना। संगीतात्मक और बलात्मक कहाँ पर थी? वैदिक में थी हमारे, है ना, वैदिक में थी। तो किसने कहा कि पाली में भी संगीतात्मक बलात्मक स्वराघात हैं? तो टर्नर ने कहा है, ये नाम याद करिएगा, टर्नर का। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? दो हमारे कंप्लीट हो गए। गिरियर्सन और भोलानाथ तिवारी पाली में केवल बलात्मक को मानते हैं। जहाँ टर्नर ने संगीतात्मक और बलात्मक कहा, वहीं ये संगीतात्मक को कट करके केवल बलात्मक पे बल कौन दे रहे हैं? एक गिरियर्सन और एक भोलानाथ तिवारी। ठीक है, ये हो गए। फिर कह रहे हैं जबकि जूग ब्लॉक किसी भी स्वराघात को नहीं मानते हैं। ठीक, जूग ब्लॉक आए हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी स्वराघात नहीं है। अब एक बात थोड़ा सा दिमाग में आप जोर डालिएगा कि ये शब्द आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि पाली में संगीतात्मक, है ना, संगीतात्मक प्लस बलात्मक, है ना, बलात्मक स्वराघात कौन मानते हैं? किसने माना है? तो आपका उत्तर क्या होगा? टर्नर। उत्तर क्या हो जाएगा? टर्नर। अब केवल संगीतात्मक को हटा के केवल बलात्मक कौन कहता है? कि कहते हैं कि संगीतात्मक नहीं होता है, केवल बलात्मक होता है। केवल बलात्मक कौन मानते हैं? तो दो का नाम याद कर दीजिए, एक गिरियर्सन ने कहा है, गिरियर्सन, और एक भोलानाथ ने। ठीक है, भोलानाथ तिवारी और गिरियर्सन ने कहा है। ठीक है, अब देखिए, न संगीतात्मक होती है, न तो संगीतात्मक होती है, न बलात्मक होती है, मतलब दोनों ही नहीं होते हैं। कौन कह देते हैं? ये कहते हैं जूल ब्लॉक, है ना, ब्लॉक कर दो कहते हैं। न संगीतात्मक होती है, न बलात्मक होती है, कोई भी नहीं मानते हैं। तो पाली में 3 बातों के जिक्र आया है। एक लोग ने कहा कि पाली के अंदर वैदिक की तरह संगीतात्मक और बलात्मक दोनों स्वराघात होते हैं। तो ये दोनों होते हैं करने वाले कौन थे? तो टर्नर थे। टर्नर को याद करना, दोनों मानते हैं वैदिक की तरह। इसके बाद एक लोग और आए, वो बोले कि नहीं, संगीतात्मक तो नहीं होता है, बलात्मक जरूर होता है। तो बलात्मक ऊपर जोर देने वाले थे गिरियर्सन और भोलानाथ तिवारी। अब एक लोग और आ गए, वो कह रहे अरे नहीं, न बलात्मक होता है, न संगीतात्मक होता है। तो ये कहने वाले जूग ब्लॉक हो गए। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा, आगे कह रहे हैं तीसरा पॉइंट। सारे पॉइंट बहुत मोस्ट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पाली में 3 लिंग, 3 वाच्य और 2 वचन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पाली में आके 2 वचन हो गए, और हमने संस्कृत में पढ़ा था 3 वचन। ठीक है, संस्कृत में 3 वचन पढ़े थे, 1 वचन कम हो गया, और 3 वाच्य 3 लिंग वैसे ही है संस्कृत की तारीख। तो 3 लिंग संस्कृत की तरह है, 3 वाच्य भी संस्कृत की तरह है। संस्कृत में जहाँ 3 वचन थे, यहाँ पे 2 वचन हो गए। अब यहाँ प्रश्न बन जाएगी, पाली में वचनों की संख्या कितनी है? तो हमको 2 कहना है, 1 वचन और बहुवचन। ठीक है, पाली में द्विवचन नहीं होता है। अब यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं किस भाषा में या किस भाषा में द्विवचन का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हमको दिमाग में होना चाहिए पाली में। ठीक है, पाली में, क्योंकि वहाँ हमने सब कुछ पढ़ा था, वहाँ तो कोई चीज़ छूटी नहीं थी, न लकार छूटी थी, 10 लकार आए थे, 4 काल के आधार पर, 6 वाच्य के, 6 उनकी क्रिया के आधार पर, भावार्थ के आधार पर, है ना। तो 6 4 10 उसमें लकार आए थे, 3 लिंग आए थे, 3 वचन आए थे, 3 वाच्य आए थे, सब चीज़ बराबर था, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं छूटी थी। लेकिन पाली में आने के बाद लिंग वही रहा, और वचन यहाँ पे कम हो गया, 2 वचन हो गए थे, और यहाँ और कम हुआ था। देखिए 6 कारक हो गए थे, वैदिक में कितने थे? 8 थे। ठीक है, और 8 लकार हो गए थे, वैदिक में कितने थे? 10 थे। ठीक है, और 8 गण, और गण कितने हो गए? 8 हो गए। यहाँ पे ये अंतर आया है। और पाली हमेशा क्या, जैसे संस्कृत हलंत लगा के लिखी जाती थी, ये हलंत रहित हो गई थी। ठीक है, अब आप इसको समझने के लिए मैं एक वो बताऊं, तो यहाँ पे 2 कॉलम बना के आप अच्छे से थोड़ा समझिए। ये वैदिक संस्कृत है और ये पाली है। ठीक है, पाली, तो इसमें 3 वचन हैं। ठीक है, 3 वचन हैं, 3 इसमें लिंग हैं। ठीक है, 3 लिंग हैं, और 3 इसमें वाच्य हैं।
ठीक है, वैदिक में। और ऐसे ही पाली में क्या हो गए, इसमें तीन इसमें लिंग हो गए, तीन इसमें वो हो गए, वाच्य हो गए, और दो इसमें वचन हो गए। ठीक है, दो वचन हो गए, तो एक एक ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, जहाँ जहाँ वैदिक में 3 वचन थे, यहाँ पे 2 वचन रह गए। ज़्यादा सेम है, कोई अंतर नहीं। ये जो वैदिक होती है ये हलंत लग के लिखती है। ठीक है, और ये हलंत रहित होती है। पाली क्या होती है, हलंत हट जाता है इसमें से। ठीक, अब यहाँ पे जो ये है वैदिक संस्कृत, यहाँ पे 8 कारक होते हैं। कारक कितने थे वैदिक में, 8 थे, और यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 6 कारक रह जाते हैं। ठीक है, एक अंतर आपके पास ये आया कि यहाँ पे 2 कारक घट गए हैं। ठीक है, 6 की जगह 2, मतलब संस्कृत में 8 थे तो यहाँ 6 हो गए हैं पाली में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 लकार थे। ठीक है, संस्कृत में कितने लकार थे, 10 लकार थे। यहाँ पे कितने लकार हो गए हैं, 6 लकार हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लकार भी घट गए हैं, तो 10 में से कितने हो गए हैं, सॉरी 8 लकार हो गए यहाँ पे। ठीक है, 8 लकार। तो संस्कृत में 10 लकार थे और यहाँ पे आकर के 8 लकार हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ संस्कृत में 8 कारक हैं तो वहाँ पे 6 कारक हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 10 गण थे। गण कितने थे संस्कृत में, देखो जितने जितने लकार होंगे ना उतने ही वहाँ पे गण भी होते हैं, क्योंकि लकारों से ही गण बनते हैं। तो 10 अगर वहाँ पे लकार हैं तो 10 ही वहाँ पे गण भी हैं। तो यहाँ पे 8 लकार हैं तो 8 गण भी होंगे, है ना, क्योंकि लकार पे ही निर्धारित हैं। तो ये चीज़ें इंडेक्स के सहारे आपने अगर पढ़ लिया तो आप अच्छे से कर लेंगे। अब एक बार देख लो इसको, 3 वचन 3 लिंग और 3 वाच्य वैदिक में है। 3 लिंग 3 वाच्य और 2 वचन यहाँ है, 1 वचन की कमी हो गई। हलंत यहाँ पे संस्कृत में लगता है, यहाँ पे नहीं लगता है पाली में। 10 लकार 10 गण पाली में है, तो यहाँ पे 8 लकार 8 गण हो गए। वहाँ पे 8 कारक हैं वैदिक संस्कृत में, तो पाली में कितने हो गए, 6 कारक हो गए। ठीक है, और इतनी बातें अगर आप आसानी से समझ गए तो ये चीज़ समझने में आसानी हो गई। अब इसमें क्या कह रहे हैं, प्रथम प्राकृत यानी पाली के अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी आता है। और ये जो शब्द दिया है अभिलेखी प्राकृत और शिलालेखी प्राकृत, ये ध्यान रखिएगा। जब ये आता है तो इसमें जो ये प्राकृत शब्द आता है ना, तो दिमाग में आता है कि हाँ ये प्राकृत में लिखे गए होंगे, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अभिलेखी प्राकृत, क्योंकि हम पाली को भी क्या पढ़ते हैं, पाली को हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। तो उस समय जो ये अभिलेख मिलते थे, है ना, और शिलाओं में वो लिखे जाते थे पत्थरों में। तो जब अभिलेखी प्राकृत या उसी को शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं, जब शिलाओं में लिखा। देखिए एक बात याद रखिएगा, चाहे अभिलेखी प्राकृत पूछे चाहे शिलालेखी प्राकृत, दोनों एक ही चीज़ है। अभिलेख लिखे जाते थे प्राकृत में तो वो शिलाओं पर ही लिखे जाते थे। तो अभिलेख मतलब जो बड़े बड़े लेख छपते थे वो पत्थरों के ऊपर उस समय लिखा जाता था, तो उसको अभिलेखी शिलालेख भी कहा, अभिलेखी प्राकृत भी कह देते थे या शिलालेखी प्राकृत भी कहो। और ये जो लिखा जाता था ना, ये पाली में लिखा जाता था। ये बात हमेशा याद रखना, ये प्रश्न मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत किस भाषा में लिखा जाता था, तो ये पाली में लिखा जाता था। ठीक है, और इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा क्या हुई, शिलालेखी प्राकृत की हो गई। तो आज हम यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे, इसका आज एंडिंग यहाँ पे, क्योंकि कल हमारी जो दूसरी होगी वो प्राकृत से शुरू होगी, क्योंकि अब पाली हमारी यहाँ पे समाप्त हो गई। तो इसी के साथ क्लास भी यहाँ पे समाप्त कर लेते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको 1-2 बार मनन करिएगा। अगर हमसे कंपैरिजन करके पूछ लेते हैं 8 गण कहाँ पर हैं, या क्या कहते हैं 10 लकार कहाँ पर हैं, अगर इससे प्रश्न बन गया ना तो बहुत गलत होने के चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ जो मिली है ज़्यादा की, वो हमको वैदिक के अंदर मिली है। सब कुछ ज़्यादा है, वहाँ पे 3 लिंग थे, 3 उसमें वाच्य थे, 3 उसमें वचन थे, 10 उसमें लकार थे, है ना, 4 काल के आधार पर, 4 भावार्थ के आधार पर, 6 भावार्थ के आधार पर और 4 काल के आधार पर। और यहाँ 4 हो जाते हैं, 4 काल के आधार पर, 4 भाव के आधार पर, है ना। तो यहाँ पे पाली में आके 4 हो जाते हैं, 8 ही लकार बच जाते हैं, 8 ही उनके गण भी हो जाते हैं। तो क्या कम हुआ पाली में, क्या हुआ, यहाँ हलंत हट जाता है पाली में, यहाँ पे हलंत लगा रहता है। तो ये सब बातें मोटी मोटी हमको दिमाग में रखनी है। कल हम प्राकृत भाषा के बारे में जानते हैं कि प्राकृत में क्या क्या हुआ था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।